Hello everyone, welcome to a new session on my channel Kasturi Varsha. This is Kasturi Varsha and from today we will be starting Bihar GK series and we will be starting with history of Bihar, which is very important from exam point of view. ठीक है, तो आज हम लोग बिहार जीके स्टार्ट करेंगे और बिहार जीके का स्टार्ट हम लोग बिहार की हिस्ट्री से करेंगे, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वेटेज इनके क्वेश्चंस के प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में ज़्यादा होते हैं. ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं लेसन के साथ. तो सबसे पहला हमारे पास जो टॉपिक है वो है आर्यनाइजेशन ऑफ बिहार. सबसे पहला टॉपिक है आर्यनाइजेशन ऑफ बिहार, दैट इज़ बिहार में किस तरह से आर्यंस आए. क्योंकि हम लोग को ये बात अच्छे से पता है कि बिहार में नॉन आर्यंस रहते थे. शुरू से यहाँ पर आर्यन नहीं रहते थे. आर्यन के ओरिजिन की जो भी थ्योरीज़ है वो सारी चीज़ें हम लोग इंडियन हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में जब भी सेशंस पढ़ेंगे तो देखेंगे. लेकिन ये हम लोग को अच्छे से पता था कि बिहार जो है वो या फिर हमारा रीजन मगध का रीजन, ये पूरा रीजन नॉन आर्यन था. ठीक है, यहाँ पे लोग नॉन आर्यन लोग रहते थे और यहाँ के लोग उस तरह से सैक्रिफाइसेस या यज्ञ वगैरह नहीं करते थे जिस तरह से नॉर्मल आर्यंस जो कि सिंधु के रीजन में रहते थे वो लोग करते थे. तो इस वजह से आर्यंस जो है हमारे रीजन के लोगों को थोड़ा नीचा आंकते थे. वो सारी चीज़ें हम लोग आगे देखेंगे. तो पहले देखते हैं कि बिहार का सबसे पहला रेफरेंस हमें कहाँ देखने को मिला. तो सबसे पहले बिहार के बारे में हमें अथर्ववेद और पंचविंश ब्राह्मण में देखने को मिला. अब ये पंचविंश ब्राह्मण किस वेद का पार्ट है, ये अगर आप लोग में से कोई मुझे बता दे कमेंट सेक्शन में तो मैं समझूंगी कि आप लोग सीरियसली मेरे लेक्चर्स को देख रहे हो. और अगर नहीं भी पता है तो भी कमेंट कर सकते हो. चलो, अगर नहीं पता है और सोच रहे हो क्या मैम क्या क्वेश्चन पूछ रही है, तो मैं ही बता देती हूँ कि पंचविंश ब्राह्मण जो है वो सामवेद का पार्ट है. ठीक है, पंचविंश ब्राह्मण इज लिंक्ड विथ सामवेद. तो बिहार के बारे में सबसे पहले हमें अथर्ववेद और सामवेद में देखने को मिला था. तो मगध के लोग जो इस रीजन में रहते थे उन लोगों को व्रत्यास कहा जाता था. नॉन आर्यंस लोग थे, उन्हें व्रत्यास कहा जाता था. और आर्यन जो है वो पंजाब हरियाणा वाले रीजन में रहते थे. ठीक है, तो बिहार में इनके सेटलमेंट की, इनके रहने के बारे में कुछ भी ऐसा वर्णन बिहार के कॉन्टेक्स्ट में नहीं किया गया है. और ये वर्णन हम किस लिए बोल रहे हैं, कहाँ पे वर्णन नहीं किया गया है? ऋग्वेद में. ऋग्वेद के जो भी वर्सेस हैं उनमें आर्यंस के रहने के स्थान में बिहार का वर्णन नहीं किया गया है. ठीक है, वो जब आपका लेटर वैदिक पीरियड आया, दैट इज 6th सेंचुरी BC में, 6th सेंचुरी BC के अराउंड जब आपका आर्यनाइजेशन हुआ हमारे रीजन का, उस समय के बाद से इस रीजन के बारे में मेंशंस हमें अलग अलग टेक्स्ट में मिलने लगे. ये क्या था, इस समय क्यों मिलने लगा एविडेंस और मेंशन? क्योंकि इस समय तक आयरन की खोज हो चुकी थी और लोहे का यूज़ लोग शुरू कर चुके थे. अब लोहे का इस्तेमाल जब लोगों ने शुरू किया तो लोहे के वजह से उन्होंने अपने औजार बनाए, वेपन्स बनाए, जिससे कि वो जंगल को भी काटते थे और आगे बढ़ते थे, छोटी छोटी लड़ाइयाँ भी करते थे और उस रीजन को कैप्चर करते हुए आगे बढ़ते जाते थे. ठीक है, तो वैदिक सैक्रिफाइसेस यहाँ के लोग नहीं करते थे, इसलिए जो आर्यंस है वो बिहार के या फिर मगध के इनहैबिटेंट्स को थोड़ा नीचा आंकते थे. दैट इज़ व्रत्यास को लो एस्टीम में देखते थे. अब ऋग्वेद में यहाँ के
एक चीफ्टन, एक प्रमुख के बारे में मेंशन किया गया है जिसका नाम है प्रमगानंद या प्रमगनंद, कुछ भी आप कह सकते हो, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होता है हिंदी इंग्लिश के वजह से। तो वो जो है उनके बारे में कहा गया कि वो एक रीजन पे रूल करते थे जिस प्रदेश को कीकट प्रदेश कहा जाता था, और वो एक नॉन आर्यन कंट्री थी। ठीक है, ऋग्वेद में मेंशन है एक नॉन आर्यन कंट्री के बारे में जिसका नाम था कीकट, और वहाँ का एक चीफ्टन था, प्रमुख था प्रमागनंद, जो कि थोड़ा अनफ्रेंडली था, थोड़ा रूड होगा, थोड़ा क्रूअल होगा, इसलिए उनके बारे में ऐसा अनफ्रेंडली शब्द का प्रयोग किया गया है। उसके बाद हमें, जैसे हम आगे टेक्स्ट पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं, तो हमें समझ में आता है कि कीकट जो है वो हमारे मगध के लिए ही यूज़ किया गया है, क्योंकि अथर्ववेद में एक हिम था ड्रॉट के बारे में, उसमें कीकट प्रदेश के बारे में मेंशन था। तो हम लोग ये अनुमान लगाते हैं कि कीकट वर्ड was used as a synonym for मगध। ठीक है, तो अंग प्रदेश और मगध प्रदेश का जिक्र अथर्ववेद के उस हिम में किया गया था। ठीक है, तो हम लोग जल्दी से देखते हैं। यहाँ के आसपास आर्यंस रहते थे और यहाँ पर इस रीजन में नॉन आर्यंस लोग रहते थे, दैट इज वृत्यास, इन्हें वृत्यास कहा जाता था। ठीक है, ये पूरे इस रीजन तक आए, गंडक तक आए, और यहाँ पर उन्होंने अपना राज स्थापित किया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। गंडक किधर है? आगे गंडक तक आए और उन्होंने अपना राज्य स्थापित किया। चलो, अभी कौशल और विदेह प्रदेश जो है वो ऋग्वेद में मेंशन्ड नहीं है। तो ऋग्वेद में क्या मेंशन्ड है? कीकट का नाम मेंशन्ड है। अथर्ववेद में हमें अंग और मगध प्रदेश का जिक्र या वर्णन मिलता है। तो कौशल और विदेह का वर्णन ऋग्वेद में नहीं है, क्योंकि लेटर वैदिक काल में ये विदेह माथव के द्वारा विदेह जो है उसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो क्योंकि ऋग्वेद में कौशल और विदेह के बारे में जिक्र नहीं है, ये इस बात को दर्शाता है कि आर्यंस उस समय तक उस रीजन में नहीं गए थे। तो it indicates that Aryan had not made much progress beyond Punjab region till the time or by the time Rigved was composed. तो एक्सपेंशन का आर्यंस का एक्सपेंशन कब हुआ? लेटर वैदिक पीरियड में, दैट इज़ अराउंड 6th सेंचुरी BC। मैंने आपको बताया जब आयरन का खोज हुआ था। ठीक है, तो आयरन इम्प्लीमेंट्स, वेपन्स वगैरह को यूज़ करके इन्होंने सफलता हासिल की थी। अभी यहाँ पर एक स्टोरी आती है विदेह माथव की, जिससे हम आर्यनाइजेशन ऑफ बिहार के बारे में जानते हैं। अभी ये विदेह माथव की स्टोरी जो है ये शतपथ ब्राह्मण में मेंशन्ड है। अब शतपथ ब्राह्मण जो है ये किसका पार्ट है? अगेन शतपथ ब्राह्मण है, ब्राह्मणा, उपनिषद, अर्यंक, ये सारे पार्ट्स होते हैं वेद के। तो अब ये बताना है आपको कि शतपथ ब्राह्मण किसका पार्ट है। ये भी यजुर्वेद का पार्ट है, दैट इज शुक्ल यजुर्वेद का पार्ट है। ठीक है, और इसमें किस तरह से आर्यंस हमारे रीजन में आए थे उसके बारे में जो स्टोरी है छोटी सी वो मेंशन की हुई है। अब शतपथ ब्राह्मण के रचयिता कौन है? शतपथ ब्राह्मण भी किसी ने लिखा होगा ना, तो इसको लिखा है यज्ञवल्क्य ने या फिर यज्ञवल्क्य। मैं लिख देती हूँ सो दैट आपको प्रॉब्लम नहीं हो। यज्ञवल्क्य, यज्ञवल्क्य ने शतपथ ब्राह्मण को लिखा है, और इसी में विदेह माथव की वो कहानी मेंशन्ड है जिसमें विदेह माथव अपने फैमिली प्रीस्ट गौतम रघुगन के साथ
पंजाब हरियाणा वाले रीजन से, दैट इज सब सिंधु वाले रीजन से हमारे तरफ, दैट इज ईस्ट के तरफ उन्होंने अपने कदम बढ़ाए और ही स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग द रीजन। अब उन्होंने एक यज्ञ किया था और उसी यज्ञ की अग्नि को लेकर वो अपने फैमिली प्रीस्ट के साथ ईस्ट की ओर बढ़े। ठीक है, तो कहाँ से निकले थे वो? रिवर सरस्वती के तट पर से, पंजाब में रिवर सरस्वती के तट पर से वो निकले और ईस्ट के तरफ वो अग्रसर हुए। अब इसके साथ जब वो आगे बढ़ रहे थे तो गंडक के तट पे, दैट इज उस समय सदानीरा कहा जाता था, गंडक के तट पे आकर उनकी जो हवन की अग्नि थी जो अपने साथ लेकर आ रहे थे वो बुझ गई। तो वहाँ पे ये लोग ने विश्राम किया और उसके बाद वहाँ पर ही विदेह राज्य की स्थापना की। किसने? विदेह माधव ने। ठीक है, तो लेटर अ सेटलमेंट वॉज मेड ऑन द ईस्ट बैंक ऑफ गंडक आफ्टर अग्नि एट द बेहेस्ट ऑफ माधव अग्रीड टू क्रॉस सदानीरा। ठीक है, तो उन्होंने स्वीकार किया उनका रिक्वेस्ट और फिर वहाँ पर विदेह की स्थापना हुई। तो विदेह माधव के नाम पर ही उस रीजन को विदेह कहा जाने लगा और वहाँ के जितने भी राजा हुए उन्हें जनक के नाम से पुकारा जाने लगा। तो कंफ्यूज नहीं होना, एक ही जनक नहीं है, बहुत सारे राजा थे जनक टाइटल लिए हुए। तो इन्हीं के वजह से ये विदेह का रीजन अब प्रसिद्ध हुआ। तो बृहदारण्य उपनिषद जो है वो अगेन शुक्ल यजुर्वेद का ही पार्ट है। बृहदारण्यक उपनिषद मैं बताती हूँ क्यों मैं आपको ये बता रही हूँ। बृहदारण्यक उपनिषद ये अगेन पार्ट है शुक्ल यजुर्वेद का। तो इसमें, इस उपनिषद में यज्ञवल्क्य जिन्होंने शतपथ ब्राह्मण लिखा था उनके और उनकी पत्नी मैत्री के संवाद के बारे में कुछ एक्सर्प्ट्स उनके संवाद के उसमें मेंशन्ड है। और ये जो यज्ञवल्क्य थे ये विदेह माधव के ही दरबार में रहते थे। ठीक है, विदेह माधव नहीं, विदेह के राजा जनक थे, उनके ही दरबार में वो रहते थे। तो जनक जो कहा मैंने, उनको जनक सब ने टाइटल लिया था और उनके ही दरबार में रहते थे और उन्होंने ही ये सब कहानी जो है वो टेक्स्ट के फॉर्मेट में रखा ताकि आने वाली पीढ़ी भी इसे पढ़ सके और हम लोग भी एग्ज़ाम में इस चीज़ को सही सही मार्क करके आ सके। ठीक है, तो इन शॉर्ट आयरनाइजेशन ऑफ बिहार जो हुआ था वो 80% आयरन इम्प्लीमेंट्स के वजह से सक्सेसफुल हो सका था और 20% अदर रीजंस आप कह सकते हो, लेकिन ज़्यादातर इसका श्रेय आर्यंस के आने का, आर्यंस आए थे इस वजह से क्योंकि उनको उपजाऊ भूमि चाहिए थी और उनको आइडिया था कि उधर नदी के किनारे उपजाऊ भूमि है ताकि वो अब उनके जो सारे लोग हैं उनको उपजाऊ भूमि और लकड़ी मिल सके, जानवर मिल सके, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत थी उस समय एक राज्य स्थापित करने के लिए। ऋग्वेद में तो खैर कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा राज्य का, टेरिटरी का कॉन्सेप्ट नहीं आया था, लेकिन ऋग्वेद के ख़त्म होते होते ये टेरिटरी का कॉन्सेप्ट आने लगा था और इस वजह से ये एक्सपेंशन शुरू हुआ था। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग जो डायनेस्टीज़ हैं मगध की उनके बारे में देखेंगे। तो और इस सेशन को हम यहीं पर एंड करते हैं। कुछ भी सजेशंस होंगे, आपके क्वेश्चंस होंगे, डाउट्स होंगे तो वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताना। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। हाँ, थोड़ी सी इरेगुलरिटी है बट होप फॉर द बेस्ट, फिंगर्स क्रॉस्ड अभी इरेगुलरिटी नहीं हो। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग इन।